Hello and welcome all. I am Rahul Kaushik and I welcome you all on my channel Tivra. Right? So today we are going to start chemical kinetics और मैं आपको आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आज डिस्कस करूंगा कुछ चीजें। आर्हेनियस इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप मानकर चलिए कि मेंस और एडवांस में इसके ऊपर अक्सर प्रॉब्लम आई जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन है, मुझे लगता है अब इसे देने की जरूरत नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? देखिए अभी तक हम लोग ये चीज पढ़ते आए हैं कि जब मैं किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखता हूँ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर है, तो यहाँ पर आपका जो के होता है ये रेट कांस्टेंट होता है, राइट? तो अगर के आपका रेट कांस्टेंट है तो हमें ये पता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर चेंज करने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो सवाल ये उठता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा या के घटेगा, और अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, अगर घटेगा तो कितना घटेगा। तो आज ये इन सब चीज़ों का हम जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको इसका आंसर देना है तो अब आपको ये पता होनी चाहिए कि यार अगर ये के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इफ के इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो उनके बीच एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। जैसे अगर मैं के बोलता हूँ 80, अगर मैं के बोलता हूँ 80 स्क्वायर, तो दोनों जगह फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो है, टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होगा, लेकिन ये बात भी है कि एक जगह ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा। तो एग्जैक्टली कितना होगा ये आंसर करने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि के और टी टेम्परेचर में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। तो Arrhenius was the first person who proposed a quantitative relationship between K and temperature. तो K और टेम्परेचर में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है? दिस रिलेशनशिप वाज प्रपोज्ड बाय आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने ये रिलेशनशिप क्या बताई, मैं आपको बताता हूँ। आर्हेनियस ने बताया कि जो K होता है दैट इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, राइट? तो के क्या होता है आप लोग जानते हैं, रेट कांस्टेंट। के इज रेट कांस्टेंट। ए क्या होता है, ए के कई नाम है। इसे आप आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इसे आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हो, और इसे आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो, राइट? तो आर क्या है? आर आपको पता है, आर गैस कांस्टेंट होता है। पी क्या है? टेम्परेचर, और हमेशा आपको केल्विन में लेना है। ये क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी पर मोल। तो मैं एनर्जी पर मोल क्यों कह रहा हूँ? तो एनर्जी पर मोल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जूल पर मोल भी हो सकती है और ये कैलोरी पर मोल भी हो सकती है। और अगर ये जूल पर मोल है तो आर की वैल्यू 8.314 आएगी, और अगर ये कैलोरी पर मोल है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई? आर की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो 8.314 है तो 1.98 या फिर 2 कैलोरी पर मोल आएगी। तो इसलिए मैंने इसको एनर्जी पर मोल लिखा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नई नई टर्म्स क्या आ गई, तो मैं दोबारा से इसे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ भाई। के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, राइट? तो ये रिलेशनशिप है के और टेम्परेचर में। दिस इज के, और आप जानते हैं के क्या होता है, एंड दिस इज टी। एंड व्हाट इज टी? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट? व्हाट इज टी? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सॉरी टेम्परेचर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें अब जब आपको पता पड़ गई है तो मेरा अब नेक्स्ट पॉइंट होगा कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हमें तो नहीं पता, तो ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप ऐसे मानिए, आप जहाँ भी कहीं बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मान लीजिए किसी रूम में बैठे हुए, तो रूम में मान लीजिए छत तोड़ा दी जाए और अब मैं आपको बोलूं कि रूम पार करो, गेट भी बंद है, तो छत नहीं है, छत गायब है, तो अब आप क्या करने वाले हो भाई? अगर छत गायब है, ऊपर से बिल्कुल छत गायब है, तो अब आपको वो जंप करके जानी पड़ेगी। इन द सिमिलर फैशन अगर मैंने कोई रिएक्टेंट लिया और उससे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी या एक्सोथर्मिक होगी। मान लीजिए ये एक्सोथर्मिक है, तो मैंने यहाँ 100 किलो जूल बोल दिया। तो मेरा यहाँ बताने का पर्पज ये है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं
तो ऐसा नहीं है कि मेरा रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नेवर। आपका रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एक और रास्ते से आएगा, ये वाला रास्ता। आप इस रूम में हो, आपको यहाँ आना है तो सीधा सीधा नहीं है, दीवार को जंप करके आना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो इस तरीके से आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये इसे मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलता हूँ? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने यहाँ 100 किलो जूल लिया है, तो मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि भाई अगर ये 300 है, अगर इसकी वैल्यू 300 है तो ये 200 होगा, तो इनमें डिफरेंस 100 आ गया। तो इफ दिस इज 300 इट विल बी 200, राइट। तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, वो यहाँ पर है, तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो से कम रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होनी पहुंचनी चाहिए, कम से कम। मान लीजिए थ्रेशोल्ड ये 300 है और थ्रेशोल्ड 400 है, तो कम से कम 400 होनी चाहिए। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, उससे कम पे नहीं होगा। ये पुल बन गया, ये ब्रिज बन गया, इसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 300 थी, यहाँ 400, तो आपको कितनी एक्स्ट्रा देनी है? 100। तो इसे बोलूंगा मैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EAF। अब उसी तरीके से अगर मेरा ये प्रोडक्ट बन गया, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट को भी वापस रिएक्टेंट में आना है तो यही रूट है, वो ऐसे नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में आना है तो देखिए यहाँ 400 है, इसकी 200 है, तो कम से कम कितनी देनी पड़ेगी? 200 इस पुल तक पहुंच जाएगा, फिर वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे मैं बोलूंगा EAB। तो मेरे पास नई नई टर्म्स आ गई है भाई, EAF। तो कोई बोले कि भाई EAF और EAB क्या है, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। EAF क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और EAB क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पता पड़ गई, आपको बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पता पड़ गई। ओबियसली वो यहाँ पर ज्यादा है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो ये अंतर है, इसे हम डेल्टा H कहते हैं। तो देखिए डेल्टा H को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, डेल्टा H विल बी इक्वल टू EP माइनस ER, या फिर EAF माइनस EAB। तो अगर मैं EAB की बात करूं तो वो 200 होगा, EAF की बात करूं तो वो 100 होगा, क्योंकि 300 से 400 पे पहुंचना है आपको, राइट। तो डेल्टा H आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? -100, क्योंकि EP कितना है? 200, ER कितना है? 300, तो -100। तो अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो आप ऐसी प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगर डेल्टा H पॉजिटिव आता तो आप ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? एंडोथर्मिक, राइट। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में पता पड़ गया। ये मैंने मन से ये जो ग्राफ लिया था वो किसके लिए लिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो यहाँ मैंने अब आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। फॉरवर्ड की अलग होगी, बैकवर्ड की अलग होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जो 300 थी और 400 तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी इसे चाहिए, अभी आएगी कहाँ से, अभी ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसे समझिए कि सर ये आई कहाँ से। तो अब मान लीजिए मैंने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मेरे पास गैस के पार्टिकल है, और वो गैस के पार्टिकल हर पल इधर उधर मूव कर रहे, एक दूसरे से टकरा रहे। तो क्या होता है, जब दो पार्टिकल थे वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो जब वो पास पास आएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो स्टॉप हो जाएंगे, तो उनमें रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ इसके पास काइनेटिक थी, यहाँ इसके पास काइनेटिक थी, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में। अब आप समझो, तो पहले पोटेंशियल 300 थी और कुछ काइनेटिक थी। तो अब जब ये टकराएंगे सॉरी, अब जब ये टकराएंगे तो क्या होगा? जब ये टकराएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो आपको एक्स्ट्रा 100 चाहिए, तो कम से कम काइनेटिक एनर्जी 100 तो होनी चाहिए। अगर वही 50 है तो वो कन्वर्ट होके भी पोटेंशियल में 100 नहीं हो पाएगी। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? तो जो ये 100 है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैं आपको अब इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी which must be possessed by reactant molecule so that collision between reactant molecule may become effective. Effective से मतलब है कि reactant molecule के टकराने के बाद उनसे प्रोडक्ट बन जाए।
राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ध्यान से देखिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, इनके पास कम से कम 100 यूनिट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये टकराएंगे तो वो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर 100 पोटेंशियल एक्स्ट्रा हो जाएगी, 300 पहले थी और 100 और हो गई, तो ये काम हो जाएगा। तो it is minimum kinetic energy which must be possessed by reactant molecule so that collision between reactant molecules become effective। एक effective collision का मतलब है कि उससे प्रोडक्ट बन जाए and leads to product formation। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो दोबारा देखिए भाई, यहाँ से मैं यहाँ गया तो यहाँ 200 था, सॉरी 300 था, यहाँ 400 था, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की होनी ही चाहिए अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। अगर किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी 400 यूनिट से भी कम है तो फिर वो यहाँ कहीं रह जाएगा, वो बेचारा यहाँ जा ही नहीं पाएगा। फुल जंप करना, आपको बोले कोई सर 450 हो जाए तो 500 हो जाए तो अच्छी बात है यार, कर जाएगा, अच्छी बात। ये मिनिमम है और ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 400। तो देखिए, इट इज द टोटल minimum potential energy that reactant species must possess in order to undergo effective collision। अगेन वो जब भी effective collision बोले तो आप समझ जाइए, ऐसा collision जिसके होने से प्रोडक्ट बने, तो इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की ये दो बॉल है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ के पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो हमें कम से कम 100 चाहिए, तो कम से कम काइनेटिक एनर्जी पहले 100 होगी, जब वो यहाँ रुकेंगे तो वही तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो मेरे को लगता है आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी और आपको एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। मैं एक दो डायग्राम के थ्रू और बता देता हूँ। अब मान लीजिए एंडोथर्मिक का मैं ग्राफ बनाऊं, तो मान लीजिए अब एंडोथर्मिक का मैंने ग्राफ बनाया ये, तो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मैं इनकी कोई रैंडम वैल्यूज भी ले लेता हूँ, ये मान लीजिए 100 है, ये 150 है, ये 300 है। तो अब यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, ये जो डिफरेंस है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का, यही तो डेल्टा एच कहलाता है। ये डेल्टा एच अगर कहलाता है तो अब ये क्या कहलाएगा, ई ए बी, और ये क्या कहलाएगा, ई ए एफ। तो अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए ई एफ और ई ए बी क्या होंगे। तो देखिए, ई एफ की मैं बात करूं तो 100 से 300 पे जाना है, तो ई ए एफ यहाँ पर कितना होगा, 200। अगर ई ए बी की बात करूं तो मुझे 150 से 300 जाना है, तो ई ए बी कितना होगा, 150। आ गया। अब कोई आपसे बोले भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी बताओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, 300 यूनिट, वो जो भी है, कैलोरी, किलो कैलोरी, वट। वैसे मैंने आपको बताई एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी पर मोल। इट कैन बी कैलोरी पर मोल, इट कैन बी जूल पर मोल। ध्यान रखना भाई। तो ये मैंने एक्सोथर्मिक के लिए बताया था जो पिछला था, और ये एंडोथर्मिक के लिए बताया। अब आपके दोनों चीजें क्लियर है। यहाँ पर जो डेल्टा एच आएगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो ई पी माइनस ई आर अगर आप करेंगे तो इट विल बी 150 माइनस 100, तो आपको वो +50 मिलेगा। आप चाहो तो ई ए एफ कर लो, ई एफ माइनस ई ए बी, 200 माइनस 150, तो भी ये +50 आएगा। In both cases, delta H will be positive. It means your reaction will be what? Endothermic. So this is reaction progress. This is reaction progress. तो मेरे हटना पड़ेगा मुझे, तो अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया, मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताया। तो अब जो ये फॉर्मूला था, K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस ए बाय 2। तो अब आपको इसकी एक एक टर्म क्लियर है कि यहाँ रेट कांस्टेंट होता है, ये आरएनएस कांस्टेंट होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर और टी आपको अच्छे से पता है, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। राइट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मुझे एक बात और बतानी है कि जो ए है, ए इज कंसीडर्ड एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो नॉट जस्ट ए, मैं बता देता हूं,
ए एंड ई ए बोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एक बार इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुकी है एडवांस में भी। ए और ई ए बोथ आर कंसीडर्ड एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ए एंड ई ए बोथ आर कंसीडर्ड एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये बात आपको पता पड़ गई, ए और ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माने जाएंगे जब तक अनटिल अनलेस कोई आपको कुछ बताए नहीं इसके बारे में, ठीक है। चलिए भाई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है। अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ के। तो के किस तरीके से वेरी करता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर। तो एक एक करके केस ले लेते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको एक बात और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई आप हमेशा देखिए ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो जाएगा नहीं। बट कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा डिफरेंट केस होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ये है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन आप लोगे वो भी कंप्लीट, क्योंकि क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कई एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर के बनती है, वो वाला नहीं। जो रिएक्शन पूरी की पूरी एक ही स्टेप में हो जाए तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। तो केस लेते हैं वन बाय वन कि केस नंबर वन, अगर के मैं बोलता हूँ ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, तो आई कैन राइट इट एज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर ए बाय आर टी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो आप खुद देखिए, टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो ये सारी टर्म डाउन हो जाएगी, ये डाउन हो जाएगी, तो के बढ़ जाएगा। और के बढ़ गया तो रेट क्या होता था, के इंटू सम रिएक्टेंट की पावर है। अगर के बढ़ा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। यानी इन जनरल अगर ये पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ एडवांस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि भाई ये जीरो हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू सम रीजन जीरो हो जाए, तब क्या होगा। तो जैसे एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुई तो इसका मतलब के किसके बराबर हो जाएगा, ए के। और मैंने कहा है कि ए टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर भी ए की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर ए की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा तो क्या होगा भाई, इसका मतलब के विल नॉट चेंज, के विल नॉट चेंज, रिएक्शन विल नॉट इंक्रीज इट्स स्पीड और विल नॉट डिक्रीज इट्स स्पीड। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अगर मैं टेम्परेचर को 0 केल्विन ले लूँ तो के क्या होगा, ए ओवर ई रेज टू द पावर ई ए बाय आर। अब आप देखिए, अगर आपने ये 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये ई की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, तो ये इनफाइनाइट। नहीं, कुछ गड़बड़ मैंने कर दी, सॉरी। अगर मैंने टी को 0 लिया है तो ये क्या हो जाएगी टर्म, इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट समथिंग, तो ये 0 आ जाएगा। अब अगर ये 0 आ गया तो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ जो मैंने गलत लिखा था। ई की पावर इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सम फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो ये 0 आएगा। इसका मतलब 0 केल्विन पर अगर के 0 आ गया तो रेट भी 0 हो गया। इसका मतलब 0 केल्विन पर दुनिया की कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, अगर मैं टेम्परेचर को बहुत हाई ले लूँ, इनफाइनाइट, तो के क्या होगा, ए ई की पावर ई ए बाय आर टी। तो यहाँ पर अगर मैंने टी को इनफाइनाइट ले लिया तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और अब के इनफाइनाइट हो जाएगा। के इनफाइनाइट सॉरी, ई की पावर 0 होते ही ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो जो के है वो दोबारा से किसके बराबर आ जाएगा, ए के। तो के अपनी मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होगा, ये के की मैक्सिमम वैल्यू है। ये बातें आप लोग ध्यान रखें, राइट। तो इतना होने के बाद अब मैंने आपको वेरिएशन बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर कंप्लीट एलिमेंट्री रिएक्शन नॉट एलिमेंट्री स्टेप, ये बात मैं बता चुका हूँ, ई ए इज कंसिडर्ड एज ग्रेटर देन 0। ट्रू फॉल्स खेल लेते हैं भाई। तो ये बड़ा ही सोचने वाला सवाल है, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज इंक्रीज, ट्रू या फॉल्स, थोड़ा सोचिए।
क्योंकि ये इतना जल्दी आंसर देने लायक नहीं है, और मुझे पर्सनली लगता है कि आईआईटी जेईई कुछ पूछेगी तो इसी तरीके की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो देखिए आप जानते हैं कि क्या होता है, ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो अभी अभी मैंने बताया था इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा। ये रहा भाई पहला केस, टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ा। लेकिन लेकिन वो तब है तब ये फाइनाइट है। अगर ये जीरो हो जाए तो हो सकता है ये जीरो, तो अगर ये जीरो हो जाए तो के किसके बराबर हो जाएगा, ए के, क्योंकि ये जीरो होते ही के क्या है, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो जैसे ही ये जीरो हो गया तो के ए के बराबर हो जाएगा, और ए टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता नहीं। तो अगर ए टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता नहीं है तो काम खराब हो गया हमारा। तो क्या समझे, समझना ये है कि दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, क्योंकि अगर के ए के बराबर हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ए चेंज नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ए चेंज नहीं हो रहा तो के भी चेंज नहीं होगा, और अगर के चेंज नहीं हो रहा तो गलत होगी। ये कह रहा हमेशा ऑलवेज। तो ऑलवेज केमिस्ट्री में जहाँ आ जाए वहाँ समझ जाओ 99% तो है कि भाई गलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ के विद टेम्परेचर। तो देखिए वेरिएशन ऑफ के विद टेम्परेचर, अभी अभी मैंने बताया कि के क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये होता है। तो फिर यहाँ पर दो चीजें और भी हैं, एक मिनट, वो ये कि ए और ई ए हमने टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट माने। तो मैं दोनों तरफ लॉगरिदम ले लूँ, एल एन के क्या होगा, एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी एट टेम्परेचर टी वन क्या होगा, एल एन के टी वन एल एन ए माइनस ई ए बाय आर इंटू वन बाई टी वन एट टेम्परेचर टी टू एल एन के टी टू। अब अगेन ध्यान से सुनिए, ये ए की वैल्यू ए ही रहेगी, क्योंकि मैंने ए और ये को टी वन और टी टू पे सेम माना है, वो चेंज नहीं होते, तो ये भी सेम रहे। तो ये मेरी एक्सप्रेशन वन हो गई, ये मेरी एक्सप्रेशन टू हो गई। अगर मैं यहाँ टू माइनस वन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बी एल एन के टी टू ओवर के टी वन, एंड ये एल एन ए से एल एन ए कट जाएगा, ई ए बाय आर वन बाय। तो देखिए जब मैंने टी टू माइनस टी वन किया तो वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू। इसी को अगर मैं लिखूंगा तो ई ए बाय आर टी टू माइनस टी वन एंड टी वन टी टू, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये एल एन है। अगर लॉग की टर्म में हो तो वो भी जरा ध्यान रखना है, लॉग के टी टू के टी वन, तो लॉग जब आप लिखोगे तो 2.303 आ जाएगा, उसे यहाँ से हटा करके कई बार यहाँ लिख दिया जाता है, ई ए बाय आर क्या होगा, टी टू माइनस टी वन टी टू, राइट। तो ये चीजें आप दिमाग में रखना भाई, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। चलिए ये रिलेशनशिप आपकी मैंने बता दी है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि, चलो इससे पहले एक केस और ले लेता हूं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर चेंज होने पर किसकी वैल्यू चेंज होगी, के की। तो इसी में मैं एक केस ले लेता हूं, केस वन। वो क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही रिएक्शन है। तो यहां मैंने के 410 और के 400 का रेशियो लिया, और यहाँ मैंने के डैश 310 और के 300 लिया। समझ आ गया होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। 410 है भाई, ये थोड़ा साफ कर देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों रेशियोज में कौन बड़ा है, तो दोनों जगह देखिए एक ही रिएक्शन है। इससे एक बात तो क्लियर है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ होगी वही एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी दोनों जगह बराबर है तो इसका ये मतलब भी निकल रहा है कि
अब मुझे रेशियो निकालना है कि 10 डिग्री बढ़ाने पर ये भी के बढ़ेगा, ये भी के बढ़ेगा, तो कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा? तो ज़रा आप ट्राई कीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो अगर मैं यहाँ निकालूंगा एल एन के 410 अपॉन के 400, तो क्या होगा? ई ए बाय आर 10 400 इंटू 410, और यहाँ क्या होगा? एल एन 310 300 केल्विन। तो ये क्या होगा? ई ए बाय आर 10 अपॉन 300 इंटू 310। तो अब आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, ये चीज कॉमन है। तो वैसी बात है, डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है तो ये रेशियो ज्यादा होगा। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप? क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। कि अगर आप एक रिएक्शन को 100 डिग्री से 110 ले जा रहे हो और उसी रिएक्शन को 500 डिग्री से 510 ले जा रहे हो, दोनों जगह 10 डिग्री बढ़ा है, कहाँ ज्यादा चेंज आएगा? 100 से 110 ले जाने में या 500 से 510 ले जाने में? 100 से 110 ले जाने में। यानी लो टेम्परेचर पे जब आप 10 डिग्री बढ़ाओगे, 100 डिग्री पे 10 बढ़ाओगे और 500 डिग्री पे 10 बढ़ाओगे, तो 100 पे ज्यादा चेंज आएगा। समझ आया? तो ये पॉइंट एकदम क्लियर है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल हैव मोर इम्पैक्ट एट लोअर टेम्परेचर। स्पीड ऑफ रिएक्शन, मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन की स्पीड ज्यादा सेंसिटिव होगी लो टेम्परेचर पर। तो you can just write it at low temperature. At low temperature, reactions are more sensitive to temperature. सेंसिटिव का क्या मतलब? कि 10 डिग्री का चेंज मैं 100 से 110 पे करूं और 10 डिग्री का चेंज मैं 500 से 510 पे करूं, तो 100 से 110 पे ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा चेंज हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IIT JEE एडवांस में पूछी गई। चलिए अब एक और केस ले लेता हूँ, केस 2। अब मैंने दो रिएक्शन ही अलग अलग ले ली। ये ले ली मैंने ए से बी और ये ले ली मैंने सी से डी। ऑब्वियसली बात है, मान लो इसका ये 10 है और इसका ये 20 है, 20 कैलोरी पर मोल। इसका भी 10 कैलोरी पर मोल ले लो। अब मैंने आपसे फिर एक सवाल पूछा, 310 300। अब की बार मैंने दोनों जगह टेम्परेचर की रेंज सेम रखी, 300 से 310। तो कौन ज्यादा होगा? अगेन आप उसी फॉर्मूले को यूज कीजिए, उसी फॉर्मूले को यूज कीजिए। तो क्या होगा? तो अगेन एल एन 300 केल्विन। तो ये क्या देने वाला है आपको? ये बाय आर 10 300 इंटू 310। और ये क्या देने वाला है? एल एन ये डैश से ये डैश ले लेता हूँ, 10 300 इंटू 310। तो ध्यान से देखिए भाई, अगर मैंने ये डैश और ये चीजें कॉमन है, तो ये और ये डैश में किसका ये डैश ज्यादा है? इसका ये डैश ज्यादा है। तो अगर आप 300 से 310 पे दोनों को लेके जाओगे, तो वो रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वहां ज्यादा चेंज आएगा। तो impact of change in temperature will be more in that case where activation energy is high. Impact of change in activation, sorry, impact of change in temperature will be more. Impact of change in temperature will be more in that case where activation energy is high. Very very important. तो देखिए केस 1 IIT ने एक बार पूछ लिया है। अब मुझे पर्सनली लगता है कि कभी भी केस 2 पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा ये अपने दिमाग में रखना है, राइट? चलिए थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं भाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? तो इसे भी जरा आप ऐसे समझिए कि अगर एक रिएक्शन 300 केल्विन पे कराई
और फिर आप उस रिएक्शन को 310 केल्विन पे करा रहे हैं। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट लॉ आप जनरली ऐसे लिखते हैं के इंटू ए की पावर है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे तो खास चेंज आता नहीं, यानी के चेंज होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? दरअसल ये आपका रेशियो है टी और टी प्लस 10 पे। इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ये 2 से 3 के बीच होता है। बस यही है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट rate constants at two different temperatures differing by 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, राइट। तो ये वो रेशियो। अब कई बार क्या होगा, पेपर में आपको टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा और न्यू दे दिया जाएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होना। अगर इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, तो आप टी को कितना ले लीजिए, 298 केल्विन। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो न्यू क्या आ जाएगा, के 298 केल्विन, और ये कितना आ जाएगा 308 केल्विन। इसकी जो भी वैल्यू आएगी 2 से 3 आएगी। तो इसका मतलब क्या है 2 से 3 आने का मतलब क्या है भाई? 2 से 3 आने का मतलब, मैं हट जाता हूँ। 2 से 3 आने का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हो तो के अगर डबल हो रहा है तो R2/R1 K2/K1 आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन पे तो खास फर्क आया नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए मैंने 2 ले दिया तो वो ट्वाइस हो गए। तो के जितने टाइम बढ़ेगा उतने ही टाइम आपका रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। के जितने टाइम बढ़ेगा उतने ही टाइम आपके रिएक्शन का क्या बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और आप लोग इसे दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो भी जरा ध्यान से सुनिए। तो इसके भी दो केस आते हैं भाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया, दो केस क्या आते हैं। पहला केस तो यही है, इफ, तो ये तो मैंने बता दिया है, एक मिनट। केस 1, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया पिछले केस में कि 100 से 110 डिग्री करूं और 1000 से 1010 डिग्री करूं तो कहां पर ज्यादा चेंज आएगा? अभी समझाया था केस 1 लेके, 100 से 110 पे ज्यादा चेंज आएगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर यहाँ पर रेट डबल हुआ है तो मैं यहाँ पर भी डबल मानूं। आप जानते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, बट इफ इट इज कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो मॉड्यूल तीव्रा के चैनल पर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने वो मॉड्यूल दिया, वो उस मॉड्यूल में आपको दोनों टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। जब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है और जब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो अब जरा हम इस पर प्रॉब्लम कर लेते हैं भाई। और वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन ए टू बी, एक रिएक्शन है ए टू बी जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट at 25 degrees Celsius is 2, then how many times rate of reaction will increase if temperature is increased to 75 degrees Celsius? Very important. तो ये कितना बढ़ जाएगा बताइए भाई, और आप कैसे करेंगे इसे? तो मैंने मन से ये प्रॉब्लम दी है ताकि आपको ये समझ आए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी टेम्परेचर पे दिया है तो व्हाट डज दैट मीन। देखिए ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है 25 डिग्री पे दिया है, आप पहले पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं, तो मैं इसे समझाता हूँ। यानी अगर 25 से मैं 35 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस। तो अगर 25 डिग्री पर थी और 35 डिग्री होगी, यहाँ अगर ये आर था तो यहाँ क्या होगा 2R। तो 45 डिग्री पे कितना होगा 2⁻²R। इसका डबल होना है जब जीपी बन जाएगी। और 55 पे क्या होगा, इसका डबल। और 65 पे क्या होगा, इसका डबल। 75 पे क्या होगा, इसका डबल। तो 32 टाइम्स आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 टाइम्स।
ये मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। तो यहाँ आपको मैं एक इजी तरीका भी बता सकता हूँ। आप इसे ऐसे कह सकते हैं K2/K1 विल बी इक्वल टू न्यू T2 माइनस T1/10। हो गया। अब यहाँ पर न्यू आपको पता है, जैसे न्यू यहाँ पर 2 आया तो 275 माइनस 25/10 2 रेज़ टू द पावर, प्रोवाइडेड। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है व्हेन यू आर कंसिडरिंग temperature coefficient to be independent of temperature. When you are considering temperature coefficient to be independent of temperature, right? ये चीज आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा केस भी आ सकता है इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब यहाँ आपको ये फैक्टर कंसीडर करना है 100 से 110 डिग्री पर अगर 2 है तो 110 से 120 डिग्री पर, यानी यहाँ भी मैंने 10 डिग्री बढ़ाया, यहाँ भी 10 डिग्री बढ़ाया, तो अब ये ट्वाइस होगा या ट्वाइस से कम होगा? मैंने बताया 100 से 110 करते हो और 1000 से 1010 करते हो तो 100 से 10 पे ज़्यादा चेंज आता है। तो यहाँ अगर 100 से 110 करने में 2 आया तो अब इससे कम ही चेंज आएगा, चाहे वो 1.99 आए। तो अब आपको ये चीज़ कंसीडर करनी है। तो इसकी प्रॉब्लम कैसे आएगी? ये बहुत कम जगह मिलती है, तो आप एक बार ये प्रॉब्लम भी देखिए, ज़रा देखिए इस प्रॉब्लम को। The temperature coefficient of reaction at 300 Kelvin is E. Pause करके इसे करना। Assuming temperature coefficient to be dependent on temperature, what would be the ratio of what? K620 upon K300। तो ये log E है भाई, ये ध्यान रखना। तो मैं इसे ln भी लिख सकता हूँ। कैसे करो? वेरी इंटरेस्टिंग। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट न्यू जो दिया है वो 300 पे दिया है, मतलब आपको 310 केल्विन और 300 केल्विन का रेशियो दे दिया गया है ई, और ये किसके बराबर आएगा? अब मैं जानता हूँ ln 310 केल्विन 300 केल्विन, इट विल बी EA बाय R 10 अपॉन 300 इंटू 310। तो जब मैं इसे E रख दूंगा तो ln E क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 1 रखते ही आपका आंसर यहाँ से EA आ जाएगा। EA कितना आ जाएगा? इसे कैंसिल कर दो। EA आपका आ जाएगा R 30 इंटू 310। यहाँ तक बताओ अगर कोई डाउट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो EA आपका आ गया दिस। अब वो क्या कह रहा है? रेशियो। किसका रेशियो? ln K620 अपॉन K300। तो इट विल बी EA बाय R एंड इनका रेशियो 320 620 इंटू 300। तो EA की वैल्यू यहाँ से रख दो भाई, R इंटू 30 इंटू 310, 320 620 300। तो देखिए R से R गया और जब R से R गया तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, इससे ये गया, ये 2, ये आपका आ गया 16। तो आपका आंसर आ जाएगा भी 16। प्रॉब्लम सॉल्व। तो मुझे लगता है अब आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। मैं अपना फोटो इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। बोलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गए? अब जरा आप देखिए नीचे, ये 16 है। ये आपको हर जगह प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को जरूर देखें। और इस टाइप की प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, एडवांस में। मेंस में तो मुझे नहीं लगता उतना चांस, बट एडवांस में पूछ ली जाती है, राइट? नोट कर लीजिए इसे, मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, जरा वो भी देख लेते हैं। ln के और log के में क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि क्या होता है? ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। ln के क्या होगा? ln ए ए बाय आर 1/2। तो जब आपसे ऐसा बोला जा रहा है ln के, तो इट विल बी वाई एक्स टी प्लस एम एक्स। होगी प्रॉब्लम सॉल्व।
तो कैसा ग्राफ आएगा बताइए, कैसा ग्राफ होगा? सिंपल है। अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एल एन के लेता हूँ, दैट इज वाई, यहाँ मैं 1/t लेता हूँ, तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली। तो ये जो स्लोप आएगा इट विल बी इक्वल टू माइनस ये बाय। तो पेपर में क्या हो सकता है, आपको ये ग्राफ देकर इसका स्लोप दे दिया जाए, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दी जाए, तो वहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर एल एन की जगह लॉग हो तो लॉग होगा तो भाई लॉग के, तो यहाँ 2.303 आ जाएगा, उसे हटाकर डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ भी 2.303 आ जाएगा, तो लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू 1/2। तो उससे क्या होगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो अब स्लोप आएगा वो कितना आएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो यहाँ फिर वो लॉग के लिखेगा। ये ध्यान रखना, ये चीजें हैं जो कॉमन मिस्टेक होती है। जेई एडवांस 2018 में इसकी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो यहाँ से अगर आपको स्लोप मिल रहा है तो ई की वैल्यू आपकी ये स्लोप के बराबर होगी। मे भी आपको हो सकता है यहाँ थीटा दे दिया जाए तो आप टेन थीटा डाल देना, जो भी वैल्यू आएगी अगर ये दे दिया जाए। ठीक है, चलिए अब जो ग्राफ आईआईटी ने पूछा था के वर्सेस टी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए के क्या होता है, ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर। के क्या होगा, ए ओवर ई रेस टू द पावर ई ए बाय आर। तो मैं यहाँ अगर इसे बनाऊं के वर्सेस टी, तो अगर टी को मैं जीरो ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैं टी को जीरो लेता हूँ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ये इनफाइनाइट होते के जीरो हो जाएगा। और अगर मैं टी को इनफाइनाइट ले लूं, तो अगर मैं टी को इनफाइनाइट ले लूं तो ये टी जीरो हो जाएगी और ये ए। तो देखने में क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ, बच्चों ने जो गलती की वो ऐसा बना दिया कि सर यहाँ ये है, नहीं, इसका जो ग्राफ की जो शेप है वो ऐसी नहीं आएगी, वो शेप आपकी कैसी आएगी। अब जेई ने क्या चालाकी चली थी, आज जाकर आप देखना एक्सरसाइज 3 मैंने अपने तीव्रा के चैनल पर शेयर की हुई है, टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी वीडियो में दिया हुआ है। आईआईटी ने क्या चालाकी चली वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के और यहाँ टी लिख करके ग्राफ ऐसे दे दिया। बच्चों को लगी सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। अरे भाई आगे ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, पहले इसका जो पैराबोला है वो अपवर्ड है और फिर वो राइटवर्ड है। ये जेई ने पूछा था, तो एडवांस में आ चुकी है, भी शायद 2015 में आई थी, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, राइट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली क्लास में हम थ्योरीज ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि भाई रिएक्शन जो होती है उनके पीछे क्या रीजन है। तो एक तो उसके पीछे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, कॉलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, राइट। और इनको हम लोग डिटेल में लेंगे क्योंकि कॉलिजन थ्योरी पर लगभग प्रॉब्लम हर साल आ रही है। तो कॉलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। और आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और आप अगर आज आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप इस तीव्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।